बच्चों हम लोग आज देखेंगे हिंदी की एक कविता, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आत्मकथ्य। ठीक है, यही है ना, आत्मकथ्य, जिसको लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि पोयम के अंदर, कविता के अंदर क्या भावार्थ और सारांश निकल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था, जो इस समय बनारस वाराणसी है। ठीक है, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे जो लेखक हुए हैं और कवि हुए हैं, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हमेशा बचपन से। ठीक है, हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इस वजह से अब जिसकी वजह से जयशंकर प्रसाद केवल 8वीं तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद उनके पास वैसे संसाधन नहीं थे, धन रूपी संसाधन, कि वो आगे तक की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। तो बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया, यानी घर पे ही सब चीज का स्टडी किया उन्होंने। और छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक थे। छायावादी काव्य प्रवृत्ति का मतलब जिसको आप मतलब कि किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो से संबोधन करते हैं, समझते हैं संबोधन करना। जब हम किसी चीज को संबोधित करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग छायावादी। छाया का मतलब होता है रियलिटी में, जैसे देख रहे हैं छाया बन रहा है, मतलब किसी भी, मतलब कि कविता के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी लेना, कि बिल्कुल एकदम दिल के अंदर से उसके प्रति क्या भावनाएं निकल के आती हैं। तो इसको कहते हैं छायावादी काव्य प्रवृत्ति प्रमुख कवियों में से एक थे, और इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। ठीक है, 1937 में इनका देहांत हो गया। और इनका प्रमुख कार्य हैं, जैसे कविताओं में चित्राधार है, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, जिसमें कामायनी सबसे प्रमुख है। ठीक है, कामायनी सबसे प्रमुख है। उसके बाद नाटक में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जिसके अंदर चंद्रगुप्त और अजातशत्रु ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। और उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, और कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो आपको ये पूरा नहीं याद रखना है। ठीक है, आपको कुछ चुनिंदे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं इनके लेख को, काव्य खंड को, नाटक को, उपन्यास को दिमाग में रखेंगे, तो जब इनका आप चरित्र लेखन करेंगे, ठीक है, जीवन परिचय जब आप लिखेंगे पेपर के अंदर, तो आप वहां पे ये चीजें क्या कर सकते हैं, जब संबोधित करेंगे तो भाई जो सामने वाला चेक करने वाला है, ठीक है, एग्जामिनर, वो समझेगा कि आप सही में इस चीज के बारे में जानकारी रखते हैं। क्योंकि जानते हैं बहुत सारे बिंदुओं से पता चलता है कि कोई लड़का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो एक बात है कि साल भर आपने क्या करा नहीं मतलब है कि लास्ट के टाइम में, लास्ट के समय में जिसने पुराने चीजों को भुला के और फिर से रिकॉल कर लिया अपने आप, समझ लीजिए वही गर्दा मचा देगा। बाकी जो सोचता रहे कि यार साल भर नहीं पढ़ ले तो अब का पढ़ो, अब का समझना है, वही काम खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सोचो कि जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं और आखिरी टाइम में नहीं पढ़ते हैं, उनका बढ़िया नंबर नहीं आता। और जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ रहे हैं और आखिरी टाइम में एकदम जी जान लगा देते हैं, पता चलता है कि वही कमाल कर देते हैं। पता चलता है कि 50 लोगों की क्लास में एक ऐसे लड़के का नाम आ गया, लड़की का नाम आ गया जो कभी आज तक रैंकर में भी नहीं था, उसी का नाम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बस वो आखिरी के जो 2-3 महीने हैं उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर मेहनत कर दिया, साल भर की मेहनत आखिरी के 2-3 महीने में कर दी। और जो चीजें हैं, जैसे कि कुछ ऐसी होती है जो प्रॉब्लम, जैसे कि खेलना हो गया, खेलना तो चाहिए लेकिन फिर भी वो सब भी त्याग दिया, खेलना, मोबाइल सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें सब कुछ त्याग दिया। और भाई साल भर तो वही किया है ना, दिसंबर तक तो वही किया है। अब बाकी का आगे का 2-3 महीना है जो पढ़ने के लिए पढ़ लिया तो काम फिट हो गया, फिर 2-3 महीने बाद फिर वही काम करने लगेगा। तो क्या कहा जाएगा, जब एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाएगा तो कहेगा कि आगे घर वालों में अरे देखो बहुत पढ़ता, साल भर कहेंगे इससे मतलब नहीं है घर वालों को, लेकिन रिजल्ट बढ़िया आ गया तो घर लगे, अरे बहुत बढ़िया, कर जो कर जाओगे तो कर दो।
समय। तो यही समय आप लोगों के पास भी है, ठीक है, कि जैसी स्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से आप लोग अगर ऐसा नहीं करोगे, कुछ निक नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मन में पहले ही आप लोग निश्चय कर लो कि नहीं हो पाएगा तो पॉसिबल नहीं है उसको वापस से लाया जाए, ठीक है, क्योंकि मुश्किलों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी यार, तो कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है, जरूरी है। चलिए आत्मकथ्य के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग कि आत्मकथ्य क्या है। तो सबसे पहले हमारा ये जो आत्मकथ्य का लेख है वो बहुत मतलब कि कई सारे लाइन है ना, ये पूरा का पूरा एक ही स्टेंजा दिखा रहा है किताब के अंदर जो बना हुआ है, पूरा का पूरा एक ही में है, लेकिन इसमें हम लोगों ने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया, ठीक है। 6 पार्ट का एक स्टेंजा आते हैं, फिर अगले 6 पार्ट का, फिर अगले 6 पार्ट का, तो ऐसे करके सब समझ जाओगे पूरा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मधुप गुण गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो कवि जो है ये पहले के जो 6 पंक्तियां हैं इसमें कहना चाहता है कि अपनी आत्मकथा ने लिखने के कारण को बताया है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं आत्मकथ्य, इसका मतलब होता है आत्मकथा, कि जब हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो याद है कि अंग्रेजी में हमने पढ़ाया था एनी फ्रैंक की डायरी। तो कभी सोचो कि एनी फ्रैंक ने वो डायरी लिखने की क्यों सोची, क्योंकि दुनिया में उसको लगता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, और उसको लगता था कि जो डायरी है उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वो राज छिपा सकती है, ठीक है, क्योंकि बिना डायरी को पढ़े वो बताएगी तो है नहीं कि मेरे अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आत्मकथ्य शब्द जो वही है, ऑटोबायोग्राफी इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में है कि आत्मकथा जो भी है उसको लिखने का कारण बताया है कि लिखना क्यों चाहिए, हमको, हमें भी लिखना चाहिए, आप सभी को लिखना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आत्मकथा ही लिखना चाहिए, लेकिन जब भी आपको समस्याओं का सामना करना होता हो, कभी भी आपको दिक्कतों का सामना होता हो, जानते हैं क्या करना चाहिए, आपको एक पेन और पेपर उठाओ और दिन भर का जो क्रियाकलाप है लिख दो कि आज या कल आपने पूरे 24 घंटे का उपयोग कैसे किया। और कुछ बच्चे आप लोग में होते हो कि सर हमारे पास समय नहीं था, टाइम नहीं था पढ़ने का, आप जब वो लिख दोगे ना पूरा टाइम ब्लॉकिंग, समय सारणी जिसको कहते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें तो समय ही समय है, इतना समय हमने जियान किया कि क्या ही करें, तब आपको एहसास होगा। इसलिए समय सारणी बनाना बहुत आवश्यक है। पढ़ने के टाइम टेबल में मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि तुम पढ़ने के टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल बना के जल्दी पढ़ाई नहीं होती, कम से कम इस लेवल में तो नहीं होगी, भविष्य में भले ही आप कर पाओ, ठीक है। तो समय सारणी की आवश्यकता क्या है, तो ये है कि जो जैसे मन में हो जाता है कि अरे यार मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, पूरा दिन भर काम ही काम है, फलाना काम है, ढिमकाना काम है, ठीक है, लेकिन आपके पास समय है, ठीक है, समय क्या है आपके पास, और बस आपको उसका एहसास नहीं है कि आप कितना समय व्यर्थ कर रहे हो अपना दिन भर। और जब समय सारणी बनाओगे ना आपको पता चल जाएगा कि कितना समय व्यर्थ कर रहे हो, और वो समय में क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझा। तो कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनका जीवन लीला समाप्त हो रहा है। कवि कहते हैं इसके अंदर आत्मकथा में हम क्या लिखते हैं, अपने जीवन के स्थिति को लिखते हैं कि आज हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। आत्मकथा में हम क्या लिखते हैं, तो आत्मकथा में हमारे जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन थे, घटनाएं थी, या कोई अच्छी घटनाएं थी, या कोई बुरी घटनाएं थी, या फिर कोई
कोई ऐसा दिन था जिसके अंदर हमारे साथ कोई कुछ नहीं हुआ तो उसको मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं को मेंशन करते हैं। किसी की भी जीवनी उठा के देख लो, किसी की भी जीवनी, ठीक है, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी माने आत्मकथा, उसके अंदर वो आपको जानते हो क्या बता रहा होगा कि वो कितनी कठिनाइयों से गुजर के वहां तक पहुंचा है। सबसे ज्यादा चांस यही है 99.99% वो आपको यही बताने की कोशिश करता है। मेरी आत्मकथा पढ़ोगे तो आपको यही एहसास होगा कि जीवन के किसी भी ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए मेहनत बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा सभी लोग, कि जीवन में कार्य करते रहोगे ना तो कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जानते हो ना कि हम जब कार्य करते हैं यानी हम भक्ति कर रहे हैं। कार्य करने का मतलब भक्ति कर रहे हैं, मतलब पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं। कोई भी कार्य करो, तुम पढ़ाई करो, लिखाई करो, खेलने करो, कूदने करो, जिसमें तुमका इंटरेस्ट हो वो कर रहे हो, यानी तुम क्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, यानी कि भगवान की आराधना कर रहे हो किसी और फॉर्म में, किसी और शेप में, ठीक है। और भगवान सबकी बातें क्या करते हैं, सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, ठीक है। पसंद होता क्या है कि किसी को जल्दी मिलता है रिस्पांस और किसी को मिलता बाद, ठीक है। तो होता ही हुआ है कि जिसको जल्दी मिल जाता है तो आप जब देखते हो कि अरे यार हम और ये दुनिया तो एक ही समय शुरू कर नहीं जाए, ये कैसे पहले पागल हम बाद में पाई हम। अब इससे क्या होगा कि आप हताश हो जाओगे अंदर से, और हताश होकर काम क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। लेकिन क्या पता था कि भगवान आपके लिए कुछ और बड़ा रखे थे, उससे बेहतर रखे थे, क्योंकि मेहनत के हिसाब से सभी आपको मिलेगा। बस यही है कि दिन क्लियर नहीं है, कब मिलेगा, आज मिलेगा कि 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा कमाल मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, चप्पल फाड़ के मिलेगा। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन रहा है और बिगड़ रहा है, ठीक है। इस माध्यम से कवि कह रहा है कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं और हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है। अपनी कमी कोई नहीं कहता, यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वह यह भी दिखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। देखो इस स्टेंजा में कितना तगड़ा बात करा है जयशंकर प्रसाद ने, एकदम खतरनाक वाला। क्या करा है कि जो इस समय या हर समय जो हमारी सोसाइटी करती क्या है, अगर जस्ट सपोज कि सनी पढ़ने लगे, ठीक, तो इसके घर वाले खुश, इसके जो दोस्त होंगे वो भी खुश, कुछ पूरे नहीं खुश होंगे, क्योंकि वो पढ़ रहा है और वो पढ़ नहीं रहे, ठीक। मान चलो सनी के संग कुछ अच्छा काम होता है, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, मान के चलो उसने ट्रक खरीद लिया है, ठीक, तो उसको दिखने वाले लोग क्या रहेंगे कि भैया सामने से ना खुश हैं, अंदर से वो जलन में है कि कैसे ट्रक कीन ले, हमने कहा अभी दुचकियों नहीं किया है कि नहीं। यही है हमारे समाज की सच्चाई है कि समाज को जानते हो क्या पसंद है, किसी की बुराई। अगर आज मैं अपनी उन बातों की चर्चा करूं जिस समय मैं बहुत ही दुख से गुजर रहा था, तो 10 लोग सुनेंगे और 50 लोग हंसेंगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है आत्मकथा में कोई अपनी हर एक बात बताता है, नहीं बताता है। आत्मकथा में बताएगा वो अपनी बात, ठीक है। आत्मकथा में अगर वो हर एक बात बताएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से धारणा बनाएंगे, अपने तरफ से उसके प्रति कुछ ना कुछ सोचेंगे। इसलिए जो भी आत्मकथा लिखता है कुछ पॉइंट के बाद यानी कुछ अपनी बातें बताएगा कि वो किस पल से गुजरा, पूरी डिटेल में नहीं,
पूरा डिटेल में कोई नहीं बताता है कि वो किस किस स्टेज से गुजरा, ठीक है, क्योंकि वही चीज है, एक अनाथ है 100 बीमार है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम है जो भी उसका मजाक बनाने वाले हजारों लोग हैं। और इस समाज में पूछो मत, ठीक है, आपका भला चाहने वाले कुछ ही मिलेंगे आपके, ठीक है, और आपका बुरा चाहने वाले लाखों में मिलेंगे, हजारों में मिलेंगे, समझा। तो ये कवि कहते हैं अपनी आत्मकथा से कि सभी लोग अपनी आत्मकथा में तो बड़ाई ही करेंगे ना कि हम अच्छे थे। क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि अपनी जब वो कमियों के बारे में अगर गिनाने शुरू कर दें तो उसको पढ़ने के लोग उत्साहित होकर पढ़ेंगे, मजा आ गई, सही भाई लोग संग नहीं हुई था, ठीक है। तो इसलिए आत्मकथा में जब भी लिखा जाता है तो ऐसा लिखा जाता है कि ना ही ज्यादा डिटेल में लिखा जाता है और ना ही ज्यादा बढ़िया, ना ही ज्यादा खराब, ऐसा लिखा जाता है कि पूरा सब कुछ आपस में क्या रहे, बिल्कुल समन्वय चलता है, ठीक है, ना ही ज्यादा ना ही कम, समझा। तो ये था कवि का पहला स्टेंजा का मतलब, क्लियर। नेक्स्ट है, किंतु कहीं ऐसा नहीं कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरि सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रमंचा औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाले उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, ठीक है। तो इस स्टेंजा में कवि बोलते हैं, यानी पैराग्राफ में, हिंदी है ना, तो इस इन पंक्ति में कवि बोलते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा है, यानी कवि अपनी बातें कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद, और अभी हमने जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया कि उनका माली हालत सही नहीं था, उनको 8वीं तक अपना स्कूल क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा, क्योंकि ऐसी स्थिति थी उनके सामने। तो वो बताते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा है, यानी कि उनका जीवन क्या है, जैसे सपना हम देखते, सपने में क्या देखते हैं, बढ़िया बढ़िया कल एकदम अंबानी का बाप बन गए, ऐसा ही सब देखते हैं। तो ये क्या है, मिथ्या है, मतलब झूठ है, यानी कि मतलब इमेज है, इमेज समझते हो, सोच है बस, ठीक है, बस सोच है और कुछ नहीं है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वो सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। अब उन्होंने भी कुछ सोचा होगा ना, यानी कि सबने यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि हमको जीवन में क्या हासिल करना है। अगर वो हमारे पास आके और टच करके बस निकल जाए तो कैसा महसूस होगा, बहुत दुख होगा सर। यह उनके जीवन की विडंबना है, वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। तो अगर वही बात हुई ना कि आत्मकथा जब हम लिखेंगे और अपनी हर एक प्रॉब्लम के बारे में उसे बताएंगे तो क्या होगा, हमारा जग में हंसाई तो होगा कि देखा क्या होगा, पढ़ो होगा, कुछ जीवन में कुछ है ही नहीं, खाली दुखी गम तो भरत बाटे, है कि नहीं। जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। और उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह चुकी, वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित हो गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभव के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूं। यानी कहने का सेंस है कि भाई सबके जीवन में दो पहलू आते हैं। वो कौन सा पहलू, जिस पहलू में वो स्ट्रगल करता है, जब जद्दोजहद करता है जीवन से, और दूसरा पहलू जब वो स्ट्रगल के बाद उसका फल देता है। यानी एक पहलू में वो क्या करता है, मेहनत करता है, और दूसरे पहलू में क्या करता है, वो उसका फल देता है, ठीक है। तो ये पहलू अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए पहले फल होगा फिर बाद में मेहनत करना पड़ेगा, किसी को पहले मेहनत है फिर बाद में फल मिलेगा, ठीक है। तो कवि यही बताना चाहते हैं कि मैं अपनी हर एक जीवन की जो अच्छी बातें हैं वो क्यों बताऊं, क्योंकि अगर मैं सारे जीवन की अच्छी बातें बताने लगा और जो हमें पढ़ने वाला है वो हमारे स्ट्रगल को छोड़ के
मैंने मेहनत को छोड़ के बस यही सोचा कि ख्याली पुलाव पका पका के हम 21 में क्या बन जाएंगे, आईएएस पीसीएस डीसीएस बन जाएंगे, है ना। तो कवि कह रहा है कि भैया देखो आत्मकथ्य में सारी बातें होना आवश्यक हैं और उस प्रकार होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसको वाचक जो है ऐसा ना लगे कि इनका जीवन में खाली दुख ही दुख है क्या ही पढ़ें, और ऐसा ना लगे कि इनके जीवन में खाली सुखे सुखे क्यों पढ़ें। क्योंकि जब भी कोई कहानी आप पढ़ते हो आत्मकथा ना किसी की, तो तुरंत उस आत्मकथा में अपने आप को क्या कर देते हैं, हम रख देते हैं कि हमारा जीवन कैसे गुजर रहा है। और कहीं अगर उसमें बहुत ज्यादा चीजें अगर मेंशन कर दी और वैसा नहीं गुजर रहा होगा तो जो पढ़ने वाला उसका मन करेगा पढ़ने का, कहेगा इनका जीवन बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ेंगे। कोई ऐसा होगा, फिर कोई कहेगा इनका जीवन तो हमसे भी खराब, हम नहीं पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? कोई समझ में? बोलो। तो नेक्स्ट है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, ठीक है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी पूसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक है, और उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अब देखो इस स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं, तो देखो जैसे ही आप स्टेंजा सुनोगे ना तो कुछ आएगा दिमाग में, जैसे जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि यहाँ पे कुछ कवि के संग कुछ बढ़िया घटित हो रहा है, ठीक है। अब जब बढ़िया घटित हो रहा है तो कवि इसके बारे में वो क्या कहते हैं, या फिर उसके बाद फिर थोड़ा गड़बड़ भी घटित कराएंगे, क्योंकि आत्मकथा में दोनों बात लिखनी पड़ती है हमको। सबसे पहले मैं एक रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उसके बाद खाने किसी से मुलाकात हुई, हाँ किसी से मुलाकात हुई, उसके बाद बातचीत हुई, मुलाकात हुई, बिछड़ गई, चली गई, ठीक है। तो देखो कितना कहानी में इंटरेस्ट आया, जा रहा था, भेंट हुआ, खा रहा था, ठीक है, ऐसा हुआ। अब सोचो ऐसा होता, मैं जा रहा था तभी भेंट हो गया, हाथों में हाथ पकड़ के घूम रहे थे, क्या लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक है इसमें? नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि तुम रास्ते जा रहे बड़का तुम अक्षय कुमार हुए हो कि तुमको देखते ही आगे अरे सर ऑटोग्राफ आगे नहीं चल। तो इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ ना मिल सका। तो पता है ना कि हम सब ने एक धारणा बना के रखी होती है कि आज मैं ये कार्य कर रहा हूं तो एक समय आएगा कि जब मुझे इसका फल मिलेगा और इस फल की वजह से मैं अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकता हूं। ऐसा होता है, सबने सोचा है, यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आपने भी सोचा है कि अभी मैं पढ़ लिख के बढ़िया से 11-12 करके उसके बाद एक मस्त चाहे बीटेक चाहे इंजीनियर चाहे डॉक्टर चाहे मेडिकल चाहे जो भी हो करके आराम से एकदम ब्याह करेंगे, झकास, और 50 लाख दहेज लेंगे उसमें, और उसके बाद एगो खरीदेंगे फॉर्च्यूनर और एगो ट्रैक्टर, एगो जेसीबी कीन लेंगे और मार जेसीबी से खुरवा देंगे, मार पैसा पीट देंगे। तो इस टाइप की सोच होगी आप लोग है कि नहीं? तो ऐसी सोच की वजह से आज आप जी रहे हो, आज अपने आप जीवन को व्यतीत कर रहे हो। किस वजह से? कि आपने एक ऐसी सोच रखी है जिसको आपकी इच्छा है कि आपको वो मिले, और जिसकी वजह से आपका वर्तमान क्या हो रहा है, चल रहा है। कोई होगा भूतकाल में कोई होगा जिसको आप देख के पसंद करते हो और इच्छा होगी कि भविष्य में उसी से ब्याह करो, है कि नहीं? हाँ देखो वही से करेगा शादी से करोगे, इसमें क्या मजा लोगे, देखो पढ़ोगे नहीं, मजा लोगे खाली पढ़ लिख के करते हैं। अच्छा, तो यही चीज है कि जो सोच है वो तो इसी समय है ना कि भविष्य में हम ये करेंगे, जिसकी वजह से आपका वर्तमान चल रहा है, अरे कल मिली,
चल रहा है ना? Yes, sir. बस वही चीज है, कभी कभी जीवन कुछ इसी प्रकार चल रहा है कि भूतकाल में कुछ चीजों को सोच कर पाकर उसका जीवन वर्तमान में चल रहा है कि चलो एक ना एक दिन वो हमको मिलने आएगी, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट है, कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे? ठीक है, अपने जीवन को वो छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते, ठीक है। और इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनने को वक्त नहीं आया है, मेरे अतीत की को मत पूरे दो, उन्हें मौन रहने दो, ठीक है। तो इन अभी इस वाली पंक्ति में कवि बताते हैं हमें वही मैटर था कि हम जिस चीज का एहसास करके तो मान के चलो कि अमित को 8 क्लास 8 7th में कोई मिल गया होगा जिसको देख के वो दिन रात मचल रहा होगा और एहसास कर रहा होगा कि एक दिन हमको उसको पाकर रहना है, जबरदस्त मेहनत करना है, पढ़ लिख के एकदम IAS PCS DCS कुछ ना कुछ तो बनना ही है, ठीक है, नहीं तो दुकान तो है चलाने की ठीक है, मतलब जीवन सेट है एकदम और उसको भी सेट कर ही देना है कि नहीं? तो इस तरह की सोच केवल अमित की नहीं, सनी की भी हो सकती है, सादिक की भी हो सकती है। नाजिर तो ऐसे ही मुस्किया रहा है, लग रहा है उसको भी कोई ना कोई आभास हुआ है और सत्यम बैठ के बतिया रहा है सत्यम सत्यम का तो मजा है। सब जानते हैं, अच्छी तरह भरोसा रखो आपको नहीं। चलिए, तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जो उसकी प्रेयसी है, प्रेयसी समझते हो, प्रेमिका, जो उसकी प्रेमिका है उसके सुंदर सुंदर गालों को देखो, फील नहीं ले रहा है उसके गालों का, क्योंकि वो प्रेमिका किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, और दूसरे की प्रॉपर्टी पे आंख नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारा समाज कहता है, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी को सोचो कि उसके सुंदर सुंदर गाल हैं जो कि बिल्कुल सुबह और शाम के समय में जब आसमान में देखोगे तो बिल्कुल रंगारंग गुलाबी गुलाबी दिखने लगता है, वैसे उसके गाल हैं रसगुल्ले की तरह, रसगुल्ले की तरह, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को जब वो सोचता है तो कहता है कि मैंने भी सोचा था अपने जीवन में बहुत कुछ करूंगा, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि मेरे जीवन की कथा किसी को भी सुनाने लायक नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि अपनी छोटे से जीवन की ये कथा मैं किसी को ना सुनाऊं और हमेशा दूसरे की कथा को ही सुनता रहूं। और ऐसे ही कवि ने अपने पूरे के पूरे कवि को समाप्त कर दिया है और ऐसे करके हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम।